क्या इसके बेसिस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें बेटा हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बेटा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखिए बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को देने का जो क्रेडिट जाता है वो एलेक जेफरीज को जाता है बेटा, वो एलेक जेफरीज को जाता है। और इन्होंने 1985 में इस टेक्निक को डिस्कवर किया। बेटा जब शुरुआत में टेक्निक डिस्कवर हुई उसके बहुत दिनों तक ये कन्वेंशन में नहीं थी, लोग इसे ज़्यादा जानते नहीं थे और ना इसका इतना ज़्यादा यूज़ होता था, जब तक कुछ केसेस, कुछ हाईलाइट केसेस किए गए हुए थे जिनको, या बहुत सोफेस्टिकेटेड केसेस कह लीजिए आप, जिनको इस टेक्निक की मदद से सॉल्व किया गया। मतलब एक 1989 या 1990s की बात है, एक पर्सन के ऊपर चार्ज लगा था 3 रेप्स एंड मर्डर का, मतलब उसको 3 रेप्स और तीनों की हत्या करने का उसके ऊपर आरोप लगा था और वो बेसिकली इनोसेंट था पर्सन। तो इस टेक्निक की मदद से वो इनोसेंट प्रूफ हुआ। उसके बाद ऐसे ही एक यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे और उनके ऊपर एक फ़ीमेल ने चार्ज लगाया था या केस किया था कि वो उसके बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। तो इस टेक्निक की मदद से उस केस को भी सॉल्व किया गया और उस कंडीशन में वो जो पर्सन था वो उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर निकला। वो एक सोफेस्टिकेटेड केस था, काफ़ी हाईलाइटेड केस था। तो ऐसे कुछ केसेस होने के बाद में इस टेक्निक को कन्वेंशन में लिया गया और जो फॉरेंसिक साइंस है उसकी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक में इसको इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है इसका बेसिस क्या है बेटा? देखिए, आप वो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आप उन नॉर्मल फिंगरप्रिंट से इन फिंगरप्रिंट्स को सेम मत समझिएगा, वो बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब वो जो हमारे थंब प्रिंट्स हैं, जो हाथों पे प्रिंट्स हैं, ये अलग होते हैं। यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे डीएनए जो मॉलिक्यूल है उसकी एनालिसिस की जाती है। तो उसको एनालाइज करने के बाद में जो पैटर्न बनाया जाता है या डीएनए फिंगरप्रिंट्स तैयार किए जाते हैं, उन फिंगरप्रिंट्स के आधार पे जो है कंडीशन को या कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन होता है उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसका बेसिस पूरा डीएनए के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका बेसिस क्या है। इस टेक्निक को दे तो दिया एलेक जेफरीज ने, लेकिन किस आधार पे हम लोग यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स को तैयार करते हैं या वो फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से कैसे अलग होंगे, तो मैं उनकी बात करने वाला हूँ। तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर जो हम लोग मेन बेसिस लेके चलते हैं, जो हम मेन बेसिस लेके चलते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो होते हैं बेटा हमारे अंदर जो रेपिटेटिव डीएनए है, वो हमारे अंदर जो रेपिटेटिव डीएनए होता है जिसे हम लोग VNTR भी कह देते हैं, जिसे हम VNTR भी कह देते हैं। VNTR का मतलब होता है बेटा वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट्स। कहने का मतलब ये है कि एक रिपीट है डीएनए का जो टेंडमली थोड़े थोड़े बाद में रिपीट होता चला जा रहा है, सीक्वेंसली वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेटिव डीएनए जो बेसिकली थोड़े थोड़े टाइम पे या थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे मतलब रिपीट होता हो, उन्हें हम लोग VNTR कहते हैं। और ये VNTR ही मेन बेसिस हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब ये VNTR कोड करते हैं या नहीं करते और इनका साइज क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा जो VNTR है इनका साइज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और इनके नंबर्स भी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। मतलब मैं इनके अगर साइज़ की बात करता हूँ तो इनका साइज़ 0.1 से लेके बेटा 20 KB तक हो सकता है। 0.1 से लेके 20 किलो बेस पेयर तक का हो सकता है। और दूसरी बात ये है बेटा, दूसरी बात इनकी ये है कि इनका जो नंबर है, इनका जो नंबर है VNTR का, इनका नंबर वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सब में सेम नहीं होता, किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। और इनका साइज भी जो है ये भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। सब में अलग अलग साइज के VNTR आपको मिल सकते हैं।
अब बात यह है कि ये VNTR क्या है। तो बेटा ये VNTR बेसिकली नॉन कोडिंग है, इट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है हमारे अंदर। और बेटा इसके अंदर आपको वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलेगा। इस VNTR सीक्वेंस के अंदर आपको हाई पॉलीमॉर्फिज्म मतलब चेंजेस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें चेंजेस जो आए हैं या पॉलीमॉर्फिज्म जो आया है वो आया है म्यूटेशंस की वजह से। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सीक्वेंस है DNA का, ये बेसिकली किसी चीज़ के लिए कोड तो करता नहीं है। तो जब कोई चीज़ या कोई DNA किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा, जब वो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा, तो अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो भी जाता है तो उससे बेटा हमारे किसी फंक्शन पे असर नहीं पड़ने वाला, किसी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे असर नहीं पड़ने वाला, चाहे कितने म्यूटेशन हो जाए नॉन कोडिंग DNA पे। और आप देखिए ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करता है, इट डज़ नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। तो मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूँ कि ये जो VNTR होते हैं ये शो करते हैं बेटा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये शो करते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बेटा, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म इनके अंदर आया है, ये पॉलीमॉर्फिज्म जो इनके अंदर आया है वो किसकी वजह से आया है ये पॉलीमॉर्फिज्म? तो ये पॉलीमॉर्फिज्म आया है ड्यू टू बेटा, ये पॉलीमॉर्फिज्म जो आया है ये आया है म्यूटेशंस की वजह से। किसकी वजह से? म्यूटेशन होने की वजह से, चेंजेस आने की वजह से, जिन्हें हम लोग कहते हैं सडन रैंडम इनहेरिटेबल चेंज इन DNA, वो म्यूटेशन कहलाता है। तो म्यूटेशन की वजह से इनके अंदर चेंजेस आ गए हैं, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म डेवलप हो चुकी हैं। अब यहाँ पे बेटा म्यूटेशन अगर इस DNA में होगा, मैं लिख दे रहा हूँ कि म्यूटेशन ऑन these sequences does not affect any person reproductive ability, किसी पर्सन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे उसका असर नहीं होता एबिलिटी, लेकिन ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये म्यूटेशंस या जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इकट्ठा होता चला जाता है, मतलब ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और उसकी वजह से जो एक पर्सन है उसके अंदर जो VNTR है वो दूसरे पर्सन के VNTR से अलग हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो VNTRs हैं या जो DNA फिंगरप्रिंट्स हैं ये सभी लोगों के लिए अलग अलग होते हैं एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन। वो ट्विन्स जो मोनोजाइगोट है, मतलब जो एक सिंगल जाइगोट से डेवलप हुए हैं उसके स्प्लिट होने से, उनके तो VNTR सेम होंगे, लेकिन उसके अलावा किसी भी ह्यूमन में आपको VNTR सिमिलर नहीं मिलते। ये आप समझ लीजिएगा मेरी बात। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस बात को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किस फॉर्म में, कि ये जो म्यूटेशन यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, इन जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म हुआ है, तो ये म्यूटेशंस क्या होते चले जाते हैं, ये म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन एन इंडिविजुअल। और यही चीज़ बेटा एक दूसरे को अलग बना देती है और यही बेसिस बनाती है किस चीज़ का? DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेटा, यही बेसिस बनाती है किसका? DNA फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अभी देखिए डिटेल में आपको और अच्छे से पता चलेगा कि कैसे दो लोग एक दूसरे से अलग किस वजह से होते हैं, क्यों एक दूसरे से अलग नज़र आएंगे, वो कारण क्या है उसका, वो सब आपको पता चलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए एक पर्सन का VNTR है, जब मैं उसके लिए एक प्रोसीजर करूँगा या उसके DNA फिंगरप्रिंट्स को बनाऊँगा, सेम प्रोसीजर से मैं जब दूसरे पर्सन के DNA फिंगरप्रिंट्स को तैयार करूँगा तो दोनों के DNA फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग होंगे, जिस बेसिस पे हम लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन या किसी भी चीज़ को, पैटर्निटी मतलब ये भी पता करना हो कि कोई पर्सन किस रेस से बिलोंग करता है, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं, वो भी हम लोग DNA फिंगरप्रिंट से तैयार मतलब पता कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पहले प्रोसीजर की, फिर उसके बाद में और भी बहुत सारी इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप पहले एक चीज़ और जान लीजिएगा बेटा कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स हैं इनके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। उनके यूजेस क्या क्या हैं, जैसे सपोज़ करो कोई कहीं पे ट्रेन है उसमें आग लग गई, या फिर किसी चीज़ में कहीं पे ज़्यादा उसमें डेड बॉडीज़ बहुत बुरी तरीके से बर्नट हो चुकी हैं, उसमें पहचाना जाना बहुत मुश्किल है। अब उनके रिलेटिव्स को डेड बॉडीज़ को हैंड ओवर करना है, तो कैसे हैंड ओवर किया जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में डीएनए फिंगरप्रिंट्स को तैयार किया जाता है और उस बेसिस पे पता करवाया जाता है। इसी तरीके से बेटा किसी चाइल्ड का पता करना है, उसके एग्जैक्ट पेरेंट्स का पता करना है कि कौन इनमें से एग्जैक्ट पेरेंट्स हैं, तो वो कैसे पता कर सकते हैं, इसे बेटा पैटर्निटी टेस्ट कहते हैं। तो पैटर्निटी टेस्ट में ब्लड ग्रुप से नहीं होगा, जो भी कुछ होगा डीएनए फिंगरप्रिंट्स की मदद से किया जाएगा। मेरी बात आप समझ पे आइएगा। उसके अलावा बेटा कहीं पे कोई क्रिमिनल केस हुआ है और कुछ लोगों के ऊपर शक है, तो उस शक को कैसे पक्का किया जाए कि भाई यही पर्सन था जिसने उस क्राइम को कमिट किया है, तो वहाँ पे भी डीएनए फिंगरप्रिंट्स का सहारा लिया जाएगा या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि प्रोसीजर क्या होता है इसका, ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ प्रोसीजर को बेटा, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर क्या है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर है वो है सबसे पहला स्टेप डीएनए को आइसोलेट करना, क्योंकि डीएनए के ही फिंगरप्रिंट तैयार करने हैं, तो हम डीएनए निकालेंगे जब तक। तो डीएनए कहाँ से निकाला जाएगा, तो डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा बेटा सेल के न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ, क्या, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए को आइसोलेट कहाँ से किया जा सकता है, तो बेटा आप डीएनए को ब्लड स्टेन से निकाल सकते हैं, आप डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं बेटा सीमन से, आप डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं बेसिकली जो हेयर फॉलिकल होते हैं, हेयर फॉलिकल से, ठीक है, या टिश्यू स्मेयर से, या किसी भी टिश्यू से भी आप इस डीएनए को आइसोलेट कर पाएंगे या कर सकते हैं। अब आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब सपोज़ करिए, देखिए हेयर फॉलिकल, आप समझ रहे हो, हेयर का एक फॉलिकल कहीं पे मिला। अब उस हेयर फॉलिकल से डीएनए कितना माइन्यूट निकलेगा, हेयर फॉलिकल कितना छोटा है, तो उस डीएनए जो कि बहुत कम अमाउंट का होता है, हम क्या करते हैं उसको की एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं। मतलब एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि हम उसकी कई कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं कि इन केस अगर कोई जो पर्सन है वो रीटेस्ट करवाना चाहे या उस टेस्ट को दोबारा करना चाहें तो उसको किया जा सके। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, दूसरा काम यहाँ पे क्या किया जाएगा, दूसरा स्टेप इसका क्या होता है कि हम लोग एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं। जो डीएनए हमने आइसोलेट किया था उसका हम लोग एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं, उस डीएनए का किस टेक्निक की मदद से बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है। इसको डिटेल में हम लोग आपकी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। पीसीआर कहते हैं बेटा इसे हम लोग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से हम इसे क्या कर लेंगे बेटा, हम इसका एम्पलीफिकेशन कर लेंगे या उस सीक्वेंस को हम लोग एम्पलीफाई कर लेंगे। अब एम्पलीफाई करने के बाद में उस डीएनए में से जो एक सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को आप क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देंगे, उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, जो डीएनए आपके पास में आया है उसका फ्रेगमेंटेशन कर देंगे। आप उसका क्या कर देंगे, फ्रेगमेंटेशन कर देंगे उस डीएनए सीक्वेंस का। और उस सीक्वेंस को फ्रेगमेंटेशन करने के लिए आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ लेंगे बेटा, आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद लेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से आप डीएनए सीक्वेंस को कट कर देंगे। तो सपोज़ आपने ये डीएनए का बड़ा सा सीक्वेंस था, अब उसको आपने कट कर दिया कई पॉइंट से, तो आपके पास में बड़े छोटे हर तरीके के सीक्वेंसेस आए। अब आप एक चीज़ और समझिएगा कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये डीएनए को जो कट करेंगे ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर साइट से कट करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी कट कर देंगे। उन साइट्स को बेटा हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, जहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे। और जो म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन होने की वजह से ये जो साइट होती हैं हम सब लोगों में अलग अलग होती हैं,
हम सब लोगों में ये साइट अलग अलग होती हैं। इसकी वजह से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो डीएनए फ्रेगमेंट्स बेटा अलग अलग साइज के बनते हैं, सब में अलग अलग साइज के बनते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने इसको डीएनए को फ्रेगमेंट डाउन किया, इस डीएनए को जब मैंने फ्रेगमेंट डाउन किया, तो फ्रेगमेंट डाउन करने के बाद में जो ये डीएनए सीक्वेंस था बेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं। हम उन डीएनए सेगमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक होती है बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ कि हम लोग सेपरेट कर देंगे डीएनए सीक्वेंसेस को बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने क्या किया है, डीएनए को सेपरेट कर दिया, डीएनए सीक्वेंस को अलग कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से दो चीज़ों का जो है सहारा लिया जाता है। एक तो पहली चीज़ है बेटा साइज, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे चार्ज। साइज और चार्ज के बेसिस पे हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को या डीएनए सीक्वेंसेस जो हमारे पास में आए हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे। अब इसमें क्या किया जाता है, इसको कैसे सेपरेट किया जाएगा, तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा एक क्या होती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट नाम की चीज़ होती है, ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफोरेटिक नाम की यूनिट होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इस इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्रोस जेल को डाल देते हैं, या एगार नाम के जेल को डालते हैं, एग्रोस जेल को डालते हैं। तो एग्रोस जेल को कैसे डाला जाएगा, देखिए एग्रोस जो होता है बेसिकली ये पाउडर्स फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होगा। तो हमें क्या करना होता है, उसमें से जेल बनाना है। तो हम थोड़ा सा उसमें से पाउडर लेते हैं और एक गर्म पानी में हम उसे मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद में हम इस इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में उस पानी को, जिसमें हमने जो एगार पाउडर है वो मिक्स किया है, उसको हम पोर कर देते हैं। पोर करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, थोड़े टाइम पे उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो वो सॉलिडिफाई होके यहाँ पे एक सेमी सॉलिड जेल बन जाएगा। अब जेल बनने के बाद में हम क्या करते हैं, एक कॉम्ब लेते हैं बेटा, एक कॉम्ब नाम की चीज़ होती है। कॉम्ब ऐसी दिखती है, ठीक है, ऐसे करके कॉम्ब होती है। इस कॉम्ब को लेते हैं और जो इसके अंदर अब जेल बन चुका है उस जेल में उस कॉम्ब को ऐसे लगाते हैं और वापस निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो इनके नीचे वाले ये इसके जैसा एक शेप यहाँ पे बन जाता है। इसके जैसा एक शेप आपको यहाँ पे बना हुआ मिलता है, इसके जैसा एक शेप आपको बना हुआ मिलेगा बेटा। और शेप मिलने के बाद में आप क्या करेंगे बेटा, इन डीएनए को इसके अंदर आप लोड कर देंगे। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स आपने बनाए थे किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। तो आप उसको क्या करेंगे, अभी हालांकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही बता रहा हूँ मैं, अगला एरो नहीं लगाना है, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे जब मैंने डीएनए को लोड कर दिया, ये डीएनए को मैंने लोड कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली नेगेटिव चार्ज दे दूँगा और इसके अपोजिट साइड में बेटा मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ। इसको मैं पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ। तो जब पॉजिटिव चार्ज मैंने इस तरफ दे दिया, नेगेटिव चार्ज मैंने उस तरफ दे दिया, तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। डीएनए का चार्ज जो होता है, डीएनए का जो चार्ज होता है वो बेटा नेगेटिव होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो माइग्रेट करना शुरू करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन इसमें क्या होता है, जो जेल होती है, जो मैंने जेल बनाया है उसको अगर मैं एनलार्ज करके बनाऊं तो इसमें छोटी छोटी इस तरीके की आपको मॉलिक्यूलर सीव देखने के लिए मिलती हैं बेटा। आपको इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, मॉलिक्यूलर सीव्स देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इन मॉलिक्यूलर सीव के बीच में जो गैप्स होते हैं ना, इन गैप्स के थ्रू होते हुए निकलेगा। ये जो मॉलिक्यूलर सीव होगी ना, इनके बीच में से होते हुए ये डीएनए माइग्रेट करता है बेटा। तो यहाँ पे जब आपने डीएनए को इसके अंदर लोड कर दिया और जब आप इसमें चार्ज लगा देंगे, तो चार्ज लगाने के बाद में क्या होगा, जो सबसे छोटे फ्रेगमेंट है वो तो इनके बीच में से इजीली सीव के बीच में से आ जाएंगे, बड़े फ्रेगमेंट्स पीछे की तरफ रह जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आप देख पाएंगे
कि यहाँ पे जो छोटे डीएनए हैं वो तो डिस्टेंटली मूव कर जाएंगे और जो बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो आपको पीछे मिल जाएंगे बेटा, वो आपको पीछे की तरफ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइज के बेसिस पे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया और चार्ज के बेसिस पे भी किया, क्योंकि चार्ज की मदद से ही इनको इस तरफ माइग्रेट करवाया गया डीएनए के बैंड्स को। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से डीएनए क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और ये जो इफेक्ट है जिसकी वजह से डीएनए सेपरेट हुआ, इसे बेटा हम लोग सीविंग इफेक्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे बेटा हम लोग सीविंग इफेक्ट कहते हैं, जिसकी मदद से ये जो डीएनए है ये दूसरे एंड की तरफ माइग्रेट हो गया। अब हमारे पास में ये इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद में एक पैटर्न बन के आ जाता है। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जो सेपरेटेड डीएनए है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो हमने सेपरेट किया, हम इस सेपरेटेड डीएनए को बेटा एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं और उस प्रोसेस को ब्लॉटिंग कह देते हैं या सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, जो जेल था ट्रांसफ़र किया किसको बेटा, जेल को। जेल के अंदर क्या थे, जो डीएनए के बैंड्स बन चुके थे, हमने उस डीएनए के बैंड्स को जेल के साथ में ट्रांसफ़र कर दिया किसके ऊपर, या तो बेटा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, या तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर या नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा, या किसके ऊपर, नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर उसे ट्रांसफ़र कर दिया। और इसी ट्रांसफ़र करने को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बेटा हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग कह देते हैं, या आप इसी चीज़ को बेटा क्या कह सकते हो, आप इसी चीज़ को ब्लॉटिंग कह सकते हो, आप इसी चीज़ को ब्लॉटिंग कह सकते हो। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे इस तरीके से बड़ी सी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ले ली है ना, ये क्या लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने मेम्ब्रेन ले ली है नाइलॉन की या नाइट्रोसेलुलोज की बेटा। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने क्या किया, ये जो जेल था इसके इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट के अंदर, येलो इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट थी, उसमें से जेल को निकाला और इसके ऊपर उल्टा रख दिया, जेल को पूरा निकाला और इस मेम्ब्रेन के ऊपर उल्टा रख दिया और थोड़े टाइम पे इसको इसी के ऊपर छोड़ दिया। मतलब क्यों करा गया, ताकि ये जो डीएनए के बैंड्स हैं वो इसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर इम्प्रिंट हो जाएं बेटा, छप जाएं, वो यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएं। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये जो डीएनए जेल था, इस जेल को इस तरीके से उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया और यहाँ पे ये इसके डीएनए के बैंड्स हैं जो आए थे, इस तरीके से डीएनए के बैंड्स हैं बेटा जो आए थे। और थोड़े टाइम पे जब इसके ऊपर रख दिया और फाइनली जब टाइम हो गया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस जेल को वहाँ से उठा दूँगा। मैं क्या करूँगा, जेल को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। जो डीएनए के बैंड्स हैं वो तो इसके ऊपर अब छप चुके हैं, ठीक है, जो डीएनए के बैंड्स हैं वो तो बेटा अब इसके ऊपर छप चुके हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अगले स्टेप में बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये जो डीएनए के बैंड थे यहाँ पे बेटा, बेसिकली ये डबल स्ट्रैंडेड थे। क्या थे ये डीएनए के बैंड डबल स्ट्रैंडेड थे। ये डीएनए के बैंड्स क्या थे, डबल स्ट्रैंडेड थे, 2 स्ट्रैंड के थे। इसके अंदर ये जो डीएनए के स्ट्रैंड थे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में थे। तो हम क्या करते हैं, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एंजाइम की मदद से एक दूसरे से अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं और इनको सिंगल स्ट्रैंडेड बना देते हैं। क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बना देते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इनके एक एक स्ट्रैंड को यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या बचा, एक एक स्ट्रैंड बच गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। एक चीज़ होती है जिसे VNTR प्रोब कहा जाता है। VNTR प्रोब रेडियो एक्टिव प्रोब्स होते हैं जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जो यहाँ पे डीएनए सेपरेट हुआ है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है VNTR प्रोब। जैसे AT-AT का यहाँ पर रिपीट होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री TA का एक प्रोब लगा होगा जो इसके साथ जाके हाइब्रिडाइज कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं किसका, डीएनए का, किसकी मदद से, विद
VNTR प्रोब बेटा, VNTR प्रोब की मदद से हम इन्हें हाइब्रिडाइज करवा दे रहे हैं। VNTR प्रोब की मदद से हम इन्हें हाइब्रिडाइज करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब VNTR प्रोब को डालूंगा बहुत सारे, तो वो प्रोब इनके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो इनके साथ में बाइंड कर लेंगे बेटा, वो इनके साथ में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। और जो प्रोब एक्स्ट्रा बच गए, जो हाइब्रिडाइज नहीं हो पाए, हम क्या करते हैं, ये सब क्या है, VNTR प्रोब है। और ये VNTR प्रोब कैसे होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो जब भी हम लोग UV लाइट डालेंगे इसके ऊपर, तो ये जो रेडियो एक्टिव प्रोब है बेटा, ये जो रेडियो एक्टिव प्रोब है, ये बेसिकली क्या करेंगे, ये ग्लो करेंगे, ऑरेंज कलर का इन्फ्लोरेसेंस देते हैं ये, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोब से हाइब्रिडाइज करने के बाद में हम जो अनबाइंडेड प्रोब हैं, ये सब अनबाइंडेड प्रोब्स हैं जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, हम इनको वॉश कर देते हैं। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, अगले स्टेप में मैंने वॉश कर दिया जो भी अनबाइंडेड प्रोब्स थे, जो भी अनबाइंडेड प्रोब्स थे, ठीक है। अनबाइंडेड प्रोब्स को मैंने क्या कर दिया, वॉश कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अनबाइंडेड प्रोब्स को मैंने अलग कर दिया, वॉश कर दिया बेटा। अब वॉश कर दिया तो इसके मतलब क्या है कि यहाँ पे ये सारे प्रोब अब हट चुके होंगे, ठीक है। ये प्रोब अब यहाँ से हट चुके होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो DNA के बैंड्स आए हुए हैं, इसको एक्सरे फिल्म के ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगा। एक्सरे फिल्म क्या होती है, आपने देखा होगा, जब भी चोट लग जाती है या फिर उस कंडीशन में आप सस्पेक्ट होते हो कि हड्डी टूटी या नहीं टूटी है, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई डायग्नोस कराने के लिए आप एक काम करें, आप एक्सरे करवा लें। एक्सरे देख के पता चल जाता है कि वहाँ पे आपके फ्रैक्चर है या नहीं है, तो एक्सरे फिल्म पे आता है बेटा वो फ्रैक्चर। तो उसी एक्सरे फिल्म का इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, इस नायलॉन मेम्ब्रेन को अलॉन्ग विद दिस DNA बैंड जिसमें हाइब्रिडाइज हो चुके हैं VNTR प्रोब, उसको उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। आप क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में इस नायलॉन मेम्ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देंगे। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप ट्रांसफ़र कर देंगे इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को, जिसके ऊपर आपको जो DNA है और साथ में VNTR प्रोब हाइब्रिडाइज मिल रहे हैं, आप उनको ट्रांसफ़र कर देंगे टू एक्सरे फिल्म। आप उसे एक्सरे फिल्म के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, आप उसे एक्सरे फिल्म के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद में जो तैयार होता है बेटा, इस ट्रांसफ़र करने के बाद में जो तैयार होता है उसे हम ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं। और इसे बेटा ऑटो रेडियोग्राफी भी कहा जाता है। आप इस चीज़ को ऑटो रेडियोग्राफी भी कह सकते हैं। और फाइनली आपके पास में जो एक्सरे फिल्म के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद आया, वो आपको DNA फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। अब आपको क्या मिल चुके हैं, DNA फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। और वो जो DNA फिंगरप्रिंट्स हैं उसमें आपको DNA लाइट और डार्क बैंड की फॉर्म में मिलेगा, आपको DNA लाइट और डार्क बैंड की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फाइनली आपके पास में एक एक्सरे फिल्म के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन अलोंग विद DNA सेगमेंट हाइब्रिडाइज विद VNTR प्रोब मिल जाएंगे, और वो आपका VNTR, वो बेसिकली आपका DNA फिंगरप्रिंट्स कहलाएंगे, ठीक है। आप अब क्या कर सकते हो, सबसे पहले ये प्रोसीजर, जैसे सपोज़ करो आप एक इन्वेस्टिगेशन करने वाले पर्सन हैं, आप फॉरेंसिक साइंस के हैं, आप जाएंगे, आप वहाँ से कोई भी सैंपल अवेलेबल हो सकता है, जो भी सैंपल अवेलेबल होगा बेटा, उस सैंपल को वहाँ से अब जो है कलेक्ट करेंगे। या तो वो हो सकता है बेसिकली हेयर फॉलिकल हो सकता है, या तो बेटा वो हो सकता है आपका सीमन स्ट्रेन हो सकता है, ब्लड स्ट्रेन हो सकता है। आप उससे क्या कर लेंगे, आप उससे बेसिकली जो DNA है उसको आइसोलेट करेंगे, और आइसोलेट करने के बाद में आप इस पूरे प्रोसीजर को यहाँ पे करेंगे, परफॉर्म करेंगे, एंड फाइनली आपको DNA फिंगरप्रिंट तैयार होके आ जाएगा। तो अब DNA फिंगरप्रिंट जब आपके पास में तैयार होके आ गया फाइनली, अब जिन जिन लोगों के ऊपर शक है आप उनके भी इसी तरीके से DNA फिंगरप्रिंट्स तैयार करेंगे, सेम प्रोसीजर।
फिर क्या करेंगे, आपने जो पहले क्राइम साइट पे मिला हुआ डीएनए है और जिन जिन लोगों के ऊपर शक है, आप उनके डीएनए को लगा देंगे, मीन्स जो फिंगरप्रिंट्स हैं उन्हें लगा देंगे और आप पैरेलली मैच करेंगे किस किस के बैंड पैटर्न मैच कर रहे हैं। अगर जिसके भी डीएनए के बैंड पैटर्न मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो पर्सन जो है वो सस्पेक्टेड है और वो वहाँ पे इन्वॉल्व था, वो पर्सन बेसिकली उस जगह पे इन्वॉल्व रहा। तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, जो भी पूछताछ करनी है कि भाई आपका डीएनए वहाँ से कलेक्ट किया गया है तो क्यों गए थे आप, कैसे थे, जो भी कुछ पूछा जाएगा वो पुलिस अपने हिसाब से कर लेगी। तो ये सारा काम बेटा डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए किया जाए। देखिए बेटा, आपके सामने ये एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लिया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो ब्लड स्टेन है, ये बेसिकली कहाँ पे मिली है, ये क्राइम सीन पे मिली है। तो उस ब्लड स्टेन से क्या किया गया, डीएनए को आइसोलेट किया गया और उस डीएनए के जो है फिंगरप्रिंट्स तैयार किए गए। उसके क्या किए गए, फिंगरप्रिंट्स तैयार किए गए। अब ये फिंगरप्रिंट्स ये हैं, ये जो है क्राइम सीन पे मिले हुए। अब ये 3 लोग हैं, सस्पेक्ट नंबर 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों के बेसिकली क्या किया जाएगा, तीनों के फिंगरप्रिंट्स को तैयार किया जाएगा। सिमिलरली जैसे इनके डीएनए को आइसोलेट करके किसी भी सेल से हम इनके क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट्स तैयार कर लेंगे और फिंगरप्रिंट्स को तैयार करने के बाद में हम मैच करेंगे किससे, जो हमें क्राइम साइट पे मिला है। तो जिसके भी डीएनए पैटर्न मैच कर जाएगा इस क्राइम साइट से जो मिला हुआ डीएनए है, तो इसका मतलब वो पर्सन वहाँ पे मौजूद था। मतलब कहने का है, आप अगर देख पाएँ तो आप देखिएगा बेटा, आप देखिएगा कि इसमें ये बैंड तीनों में मिल रहा है। ये बैंड फर्स्ट और थर्ड में मिल रहा है, ये बैंड सेकंड और थर्ड में मिल रहा है, ये वाला बैंड आपको फर्स्ट और थर्ड में मिल रहा है, ये वाला बैंड आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में मिल रहा है, ये वाला आपको थर्ड में मिल रहा है और फर्स्ट में मिल रहा है, ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनों में मिल रहा है, ये वाला बैंड आपको केवल थर्ड में मिल रहा है और ये वाला भी आपको थर्ड में मिल रहा है। तो आप गिनेंगे टोटल, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बैंड हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो पूरे 9 के 9 बैंड एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं किससे, इस थर्ड पर्सन जो सस्पेक्ट था इससे। तो इसका मतलब है कि जो पर्सन नंबर 3 है, जो सस्पेक्ट नंबर 3 है, ये उस क्राइम साइट पे मौजूद था, जिसकी वजह से जो डीएनए है उसका वो क्राइम साइट पे या क्राइम सीन पे मिला है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी। मैंने क्या बोला, जो सबसे पहले क्राइम सीन पे डीएनए मिला है उसको फिंगरप्रिंट बनाना और जिन जिन लोगों के ऊपर शक है उनके फिंगरप्रिंट तैयार करना और उससे मैच कर लेना, पैरेलली उनको रखना और उनको मैच करना कि बेसिकली वो किस तरीके का दिखता है। जैसे अब आप देख पाएंगे मैच करने के बाद जो भी सबसे ज़्यादा मैच कर जाए इसका मतलब वो इन्वॉल्व था इस चीज़ में। ठीक है, इस तरीके से बेटा इसे किया जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे बेटा पैटर्निटी जो सूट्स होते हैं, पैटर्निटी वाले जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है बेटा। ठीक है, उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे इसका पैटर्निटी वाला भी दिखा देता हूँ आपको, पैटर्निटी वाला भी दिखा देता हूँ एक आध। देखिए यहाँ पे ये आपके सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, यहाँ पे बेसिकली अगर आप देख पाएँ तो ये मदर है, ये चाइल्ड है और ये 3 फादर हैं। मतलब आपको इनमें से पता करना है कि कौन सा ओरिजिनल फादर है, कौन सा इस बच्चे का, इस चाइल्ड का
ये चाइल्ड है, ये मदर है, ये फादर नंबर 1 है, ये फादर नंबर 2 है और ये फादर नंबर 3 है। इन तीनों में से कौन सा इनका बायोलॉजिकल फादर है इस बच्चे का, वो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला बैंड मैच करेंगे। तो देखिए 50% बच्चे में मदर साइड से आएंगे और 50% फादर साइड से आएंगे। तो बच्चे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 बैंड है, 8 बैंड है, तो एटलीस्ट 50-50 होना चाहिए। तो देखो मदर से ये वाला बैंड चला गया, ये मदर का हो गया, ठीक है। मदर से ये वाला बैंड चला गया, ये मदर का हो गया, ठीक है। आप देखिए ये वाला बैंड मदर से चला गया, ये मदर का हो गया। अब आप फादर साइड से मैच करिए, फादर साइड से मैच करिए बेटा। तो आप ये देखिए ये वाला बैंड फर्स्ट और सेकंड से मिल रहा है, ये वाला बैंड फर्स्ट से ही और थर्ड से मिल रहा है, ये वाला बैंड फर्स्ट सेकंड से मिल रहा है, ये वाला बैंड किसी से नहीं मिल रहा, और ये वाला जो बैंड है वो आपका फर्स्ट से और थर्ड से मिल रहा है। तो आप अगर देख पाएँ तो यहाँ पे इसके 1 2 3 4 बैंड 1 से मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 1 है वो इसका बायोलॉजिकल फादर है बेटा। जो पर्सन नंबर 1 है वो इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस इजी टाइप के मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। और भी बहुत सारे इसी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे ही आपको और तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मदर है, यहाँ पे चाइल्ड है, यहाँ पे मैन नंबर 1 2 3। तो आप मैच करिए इसमें से कौन सा इसमें से फादर है इसका। तो आप देख पाएंगे, देखिए मदर से इस चाइल्ड में पहला बैंड चला गया, ये दूसरा बैंड मदर से चला गया, ये तीसरा बैंड मदर से चला गया। तो इस बच्चे में टोटल आपको 1 2 3 4 5 बैंड मिल रहे हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको 2 बैंड मैच करके निकालने हैं, ठीक है। तो आप मेरी बात समझिएगा। देखिए पहला बैंड जो है इस बच्चे का वो इसमें भी मिल रहा है और थर्ड वाले में भी मिल रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा ये वाला जो बैंड है आपको ये मेन नंबर 2 में मिल रहा है और थर्ड में मिल रहा है। इसका मतलब जो थर्ड वाला है उससे इसके दोनों जो बैंड्स हैं वो मैच कर रहे हैं। इसका मतलब मैन नंबर 3 जो है वो इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है बेटा, वो इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। मैन नंबर 3 जो है वो इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। तो इस तरीके से आपको बेटा क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो VNTR होते हैं। अगर हम इन VNTR को सेपरेट करना चाहें बल्क जीनोमिक DNA से, तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं बेटा। VNTR को बल्क जीनोमिक DNA से अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? तो हम सेपरेशन के लिए बेटा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो बेटा हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। ये टेस्ट ट्यूब बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया है। तो जो हमारा बल्क जीनोमिक DNA हमारे अंदर होता है, वो बल्क जीनोमिक DNA क्या करता है बेटा, वो आपको एक मेजर पीक देता हुआ मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि वो आपको ज़्यादा डेंस मिलेगा। तो ये जो मिला है आपको, ये क्या है बेसिकली, ये बेटा बल्क जीनोमिक DNA है। ये बल्क जीनोमिक DNA है, ठीक है जी। और इस बल्क जीनोमिक DNA ने क्या दिया है, तो बेटा इसने एक मेजर पीक फॉर्म किया है। और यहाँ पे क्या होता है, इसी तरीके से जो हमारा ये रिपीटेटिव DNA होता है या VNTR होते हैं, वो इस तरीके से आपको बेटा माइनर पीक देते हुए मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे ये माइनर पीक देते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको मिलेगा ये बेसिकली रिपीटेटिव DNA होता है। ये बेसिकली रिपीटेटिव DNA होता है,
ये बेसिकली रिपीटेटिव डीएनए होता है, या आप इसे VNTR कह सकते हैं। आप इसे VNTR कह सकते हैं, रिपीटेटिव डीएनए को आप VNTR कह सकते हैं। और इसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, इसे हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। और यहाँ पे ये आपको माइनर पीक देता हुआ मिलेगा, ये आपको माइनर पीक देता हुआ मिलेगा। तो इस सैटेलाइट डीएनए को हम लोग 2 कैटेगरी में और बांट सकते हैं बेटा। इस सैटेलाइट डीएनए को हम लोग माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट कह सकते हैं। हम इसे माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट कह सकते हैं। माइक्रो सैटेलाइट और बेटा मिनी सैटेलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो सैटेलाइट होता है, जो यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट होता है, ये बेसिकली बेटा AT रिच होता है। ये माइक्रो सैटेलाइट मैंने कैसे नाम दिया, अगर यहाँ पे AT रिच सीक्वेंस है, यहाँ पे अगर AT रिच सीक्वेंस है तो माइक्रो सैटेलाइट, और अगर बेटा GC रिच सीक्वेंस है तो उसे हम लोग मिनी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अगर ये GC रिच सीक्वेंस है तो उसे हम लोग मिनी सैटेलाइट कहते हैं, और अगर AT रिच है तो उसे बेटा माइक्रो सैटेलाइट कह देते हैं। तो ये सैटेलाइट डीएनए हम लोग VNTR को ही दूसरा नाम देते हैं बेटा। ठीक है।